गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट क्या है और ये दरअसल टॉर्सनल एंगल कैसे इससे रिलेटेड है, साथ ही साथ पेप्टाइड बॉन्ड का बेसिक आइडिया, स्ट्रक्चरल आइडिया भी समझेंगे। ये सबसे ज्यादा CSIR नेट और IIT जैम गेट में पूछा जाने वाला ये टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। बेसिकली कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड दो एमिनो एसिड के बीच के बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर इवेंट जो जैसा कि ट्रांसलेशन होगा या प्रोटीन सिंथेसिस, उस समय पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन बनने के लिए बहुत सारा एमाइनो एसिड आके एक साथ जुड़ता है। जब एक एमिनो एसिड दूसरे से जुड़ता है तो उसके बीच के बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जैसे इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारा जैसे एक एमिनो एसिड है, एक एमिनो एसिड हम लोग ऐसा देख रहे हैं। ये एक एमिनो एसिड है, दूसरा एमिनो एसिड हम ऐसा लिख सकते हैं CαRH। देखिए ये दो एमिनो एसिड हमने यहां ड्रॉ किया। ये देखिए ये एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड 1, और ये है हमारा दूसरा एमिनो एसिड 2। अब देखिए दो एमिनो एसिड जब एक साथ कंडेंस हो रहा है, जिसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो ये क्या करेगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी एलिमिनेटेड। अब इसमें क्या होगा, ये एमिनो एसिड ये बेसिकली जुड़ेगा तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। ठीक है, ये बेसिकली थर्मोडायनामिक के हिसाब से ये अनफेवरेबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये एक तरह का इंटरजोनिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि डेल्टा जी वैल्यू इसका निगेटिव में है। कितना? -21 किलो कैलोरी है इसका, और जूल लिख सकते हैं। ये डेल्टा जी वैल्यू है इस रिएक्शन का। तो ये क्या है कि ये जब कंडेंस होगा तो ये बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब कि इस CO और NH के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं इस बॉन्ड को? यहां देखिए यही स्ट्रक्चर है, NH3+, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा क्यों लिखते हैं पता होगा, पहला कार्बन है इसलिए अल्फा लिखते हैं। देखिए साइड चेन है, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, तो इस एमिनो एसिड का एमाइन ग्रुप का नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, HCα H R और COOH। देखिए ये जो बॉन्ड हमारा दिख रहा है, ये जो बॉन्ड है, ये एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये जो हमारा दिख रहा है ये एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड है। अब देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में हुआ? CO और NH के बीच में। अब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का दो कैरेक्टरिस्टिक्स हरदम एग्जाम में पूछता है। कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? सबसे पहला ये प्लेनर होगा, माने ये एक ही प्लेन में है, ये ऐसे अरेंज है, एक ही प्लेन में अरेंज है, ये प्लेनर है। और दूसरा क्या है कि ये रिजिड है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो एकदम नहीं भूलना चाहिए, पहला कि ये प्लेनर है और दूसरा कि ये रिजिड है। प्लेनर है और साथ ही साथ रिजिड है। ठीक है, अब देखिए ये रिजिड कैसे है। यहां आप देखिए, यहां ऐसे देखने पे तो ऐसा है कि C और N का सिंगल बॉन्ड है। इसमें जो बॉन्ड है
वो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता। ये बॉन्ड को अगर रियलिटी में आप देखेंगे तो ये बॉन्ड ऐसा दिखता है, CO, साथ ही साथ ये हमारा N है, ये N है, और यहाँ पे हमारा मान लिया कि H है, यहाँ H है। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ इन रियलिटी ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है आपको ऐसा दिखेगा, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड इसमें है, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। ये डबल बॉन्ड है। अब इस पार्शियल डबल बॉन्ड होने के चलते इस बॉन्ड के अंदर यहां किसी तरह का रोटेशन आपको नहीं होगा। इस बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है किसी तरह का, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कोई कैसे मानेगा कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बॉन्ड एंगल मेजर करते हैं, बॉन्ड एंगल। अब जैसा कि देख रहे हैं ये कार्बोनिल ग्रुप का CO का बॉन्ड एंगल, अगर नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो होता है उससे 0.13 एंगस्ट्रम ज्यादा पाया गया। जब मेजर किया गया तो पता ये चला कि जो नॉर्मल CO का बॉन्ड होता है, बॉन्ड एंगल, वो उस एंगल से ज्यादा 0.13 एंगस्ट्रम ज्यादा मिला। ठीक है, साथ ही साथ जब देखा गया तो CN का, ये जो CN है, ये जो बॉन्ड है, इसका बॉन्ड एंगल एक्चुअली जब मेजर किया गया तो पता ये चला कि 0.02 एंगस्ट्रम ज्यादा पाया गया। तो ये क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन कभी कभी इधर शिफ्ट हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस CN बॉन्ड के तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसको ड्यू टू द रेजोनेंस। और ये एक ऐसा इवेंट है जो 1 सेकेंड में लगभग लाखों करोड़ों बार फ्रिक्वेंटली होने वाला इवेंट है, ये रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन से क्या होगा कि अब ये बॉन्ड साइज जो पहले था उससे ये बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर गया इधर की तरफ। ठीक है, इसलिए साइज बढ़ गया। दूसरा CN सिंगल बॉन्ड था और इसका जो पहले लेंथ था उससे कम हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इसके पास ज्यादा है, तो इसके पास स्ट्रेन है, इसके चलते बॉन्ड लेंथ इसका कम है। मेजर जब हम नॉर्मल बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो उससे कम है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड लेंथ ऑफ CN एंड CO, ये हमें बताता है कि इसके पास इन रियलिटी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या होगा? अब जब इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है तो क्या रोटेशन इसमें पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डबल बॉन्ड होने से ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। एस्टिमेटेड ये है कि लगभग इसमें 45% डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर ये करता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना? 45%। अब इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अचीव करने के चलते अब इसके अंदर किसी तरह का रोटेशन नहीं होगा। इसीलिए जब हम बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का तो बोलते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली रिजिड है और साथ ही साथ प्लेनर है। ठीक है, ये एक ही प्लेन में है और रिजिड है, मतलब इसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। अब देखिए इस बॉन्ड को देखिए, C और C, यहां पे जो हमारा C अल्फा है और ये C है। देखिए इसको, देखिए इसको ऊपर लिखते हैं। ये C अल्फा और C बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें फ्री रोटेशन हो सकता है। इसके अंदर रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन हो सकता है, फ्री रोटेशन इसमें पॉसिबल है। इसके अंदर आप देखिए N और C के में भी फ्री रोटेशन पॉसिबल है।
ये बॉन्ड एक्चुअली इसमें कितना डिग्री फ्री रोटेशन पॉसिबल है? -182 प्लस 180 रोटेशन पॉसिबल है। -182 प्लस 180 रोटेशन इसमें पॉसिबल है अल्फा सी और सी के बीच में। एन और अल्फा सी के बीच में अगर हम बोल रहे हैं, देखिए यहां पे बोल रहे हैं, अगर यहां पे अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं कि देखिए सी यहां पे सी अल्फा और सी के बीच में जो बॉन्ड है रोटेशन कितना डिग्री पॉसिबल है? -182 प्लस 180 डिग्री। ठीक है, -180 से प्लस 180। ये एक्चुअली इस तरह के बॉन्ड के लिए हम लोग बोलते हैं सी और सी के बीच का जो एंगल है, बॉन्ड है, इसको बोलते हैं, डिनोट करते हैं ये एक्चुअली साई से। साई एंगल इसको बोलते हैं, साई एंगल। क्या बोलते हैं? साई। इसको बोलते हैं साई। ठीक है, और एन और सी अल्फा का जो है, एन और सी अल्फा, इसको बोलते हैं फाई। एन और सी अल्फा, इसमें जो रोटेशन पॉसिबल है -182 प्लस 180, दोनों याद रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, ये दोनों साई और फाई ये दोनों टॉर्सनल एंगल है या डाइहेड्रल एंगल है। इसी को कभी कभी प्यार से रामाचंद्रन एंगल भी बोलते हैं। टॉर्सनल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। टॉर्सनल एंगल वैसे एंगल को बोलते हैं जो कार्बन और प्लेन के बीच में हो, इस तरह के एंगल को टॉर्सनल एंगल और डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। तो देखिए सी और सी अल्फा का बीच का जो एंगल है वो एक्चुअली साई है। ये याद रखना चाहिए, क्योंकि सी और सी अल्फा के बीच में याद रखने के लिए क्या है, सी से साई, सी और साई, स प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सी और सी के बीच, सी अल्फा और सी के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको साई बोलेंगे, और सी अल्फा और एन के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे फाई। और यहां पे ये जो सी और एन, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड वाला जो एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। इसको लिखते हैं ओमेगा से। ठीक है, तो ये तीनों बात हमें पता चला। ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये बॉन्ड बेसिकली, बॉन्ड के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्लेनर है और रिजिड है। रिजिड क्यों है ये हम लोग समझे कि इसमें ये एक्चुअली ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे एन, सी और एन के पास ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने के चलते इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये एक्वायर करता है। ये ड्यू टू द रेजोनेंस ये ऐसा हो रहा है, और इसके चलते लगभग 45% एस्टिमेटेड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स ये पेप्टाइड बॉन्ड एक्वायर करता है। और इस एक्वायर से ये होगा कि इसके अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये एकदम रिजिड हो गया। लेकिन इसके बाद वाला जितना एंगल है, जो टॉर्सनल एंगल है, सी अल्फा और सी के बीच में जिस एंगल को हम लोग साइड बोलते हैं, एन और सी अल्फा के बीच के एंगल को फाई बोलते हैं, सी और सी जिसमें पेप्टाइड बना है उस एंगल को ओमेगा बोलते हैं। ये इसमें दोनों फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सिंगल बॉन्ड है चूंकि, तो रोटेशन आसानी से हो सकता है। इसमें एक्चुअली रोटेशन आसानी से हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें किसी तरह का रोटेशन नहीं होता, ये याद रखना चाहिए। अब देखिए, अब एक्चुअली रामाचंद्रन प्लॉट इसी से अब समझते हैं। डाइहेड्रल एंगल समझ गए, पेप्टाइड बॉन्ड समझ गए, अब रामाचंद्रन प्लॉट को समझते हैं। ये दरअसल देखिए, ये जब हम ऐसे देखते हैं तो देखते हैं कि सी और सी अल्फा के बीच में रोटेशन -182 प्लस 180 हो सकता है। लेकिन इन रियलिस्टिक सेंस अगर हम बोले कि रियलिटी में क्या ये -182 प्लस 80 रोटेशन पॉसिबल है क्या, तो नहीं। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इस कार्बन पे जो अल्फा कार्बन पे जो आर ग्रुप लगा हुआ है, हर अमीनो एसिड में साइड चेन है, वो साइड चेन अगर बल्कि होगा तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस बॉन्ड्स, इसके रोटेशन के चलते क्या होगा कि एक आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक टाइम ऐसा आएगा
कि दो बड़ा आर ग्रुप एक साथ कोलाइड करेगा, ठीक है। ये कोलिजन के चलते क्या होगा, कोई भी एटम अपने आप को वैसे स्पेशल अरेंजमेंट में रखना चाहता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो, ताकि वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो। तो अब देखिए यहां पे जैसे 180 मान लिया ये 180 नहीं कह के अगर 10 डिग्री पे कह रहे हैं, यहां से मूव किया, ठीक है, किसी तरह का इसमें हिंड्रेंस नहीं है। आगे जैसे 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 ये टॉर्सनल एंगल बढ़ा तो क्या हुआ कि दो आर ग्रुप का कोलाइड होने का चांस बढ़ जाता है, और वो एक्चुअली उतना एंगल पे पॉसिबल नहीं है। उस एंगल का होना, उस टॉर्सनल एंगल का एग्जिस्ट होना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी कंसेप्ट को रामाचंद्रन प्लॉट ने ये बताया एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि किसी भी प्रोटीन के अंदर जो टॉर्सनल एंगल कितना होगा वही प्रेडिक्ट करके रामाचंद्रन ने बताया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कि टॉर्सनल एंगल कितना एग्जिस्ट करेगा किसी भी प्रोटीन के अंदर, फाई और साई का वैल्यू क्या होगा, उसी बात को रामाचंद्रन ने बताया है। अब देखिए, अब हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट ड्रॉ करके देखते हैं कि ये दरअसल रामाचंद्रन प्लॉट क्या है। रामाचंद्रन प्लॉट एक्चुअली ड्रॉ किया गया था ये एक पेप्टाइड को लेके जिसको बोलते हैं एलानीन, डाई एलानीन, जो एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड को रामाचंद्रन ने लिया था, ठीक है, एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, और वो एमिनो एसिड है डाई एलानीन। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है, किस एमिनो एसिड को रामाचंद्रन ने लिया था, एलानीन। किस फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, पेप्टाइड के फॉर्म में था, इसलिए इसको डाई एलानीन बोलते हैं। तो डाई एलानीन पेप्टाइड वाज टेकन बाय रामाचंद्रन, डाई एलानीन, ठीक है। और कौन सा फॉर्म था, एल फॉर्म ऑफ डाई एलानीन। अब देखिए ये 2D ग्राफ रामाचंद्रन ने प्लॉट किया, ठीक है, ये 2D ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या किया कि एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, इसमें ये फाई रखे और ये वाई एक्सिस पे साई रखे। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि कौन सा किस एक्सिस पे होगा, तो साई को याद रखने के लिए आप ऐसे, जैसे ये साई है, साई और साई से साइड, तो ये साइड के तरफ होगा, मतलब वाई एक्सिस पे साई होगा, ठीक है। ये प्लॉट किए 4 क्वाड्रेंट में, ये देखिए 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए, यहां पे -180 रखे और यहां +180, -180 और +180, ठीक है। उसी तरह से यहां -180 और यहां +180, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए कि ये इस सारे क्वाड्रेंट को डिवाइड किए, जैसे क्वाड्रेंट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए क्वाड्रेंट को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें, जैसे यहां देखिए ये फाई का वैल्यू यहां पॉजिटिव है, तो फाई का वैल्यू यहां क्या होगा, यहां फाई का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। फाई का वैल्यू यहां पॉजिटिव होगा और साई का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा कि नहीं। फाई का वैल्यू यहां पॉजिटिव होगा और साई का वैल्यू निगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट को देखिए, यहां पे फाई का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहां प्लस है तो प्लस होगा, यहां पे साई का वैल्यू क्या होगा, प्लस ही होगा, दोनों प्लस होगा, चूंकि यहां +18 तरफ है ये, और बीच में एक चीज और आप देख सकते हैं कि ये बीच में 0 है, ठीक है। मतलब कि ये प्लस माने यहां इस रीजन में जितना होगा वो साई का वैल्यू और फाई का वैल्यू वो दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें साई का वैल्यू इस रीजन में पॉजिटिव और निगेटिव, साई का वैल्यू पॉजिटिव होगा और फाई का वैल्यू निगेटिव होगा। इस रीजन में साई का वैल्यू निगेटिव होगा और फाई का वैल्यू भी निगेटिव होगा,
ठीक है, इस रीजन में साई का वैल्यू निगेटिव होगा, साई का वैल्यू निगेटिव होगा और फाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यही है क्वाड्रेंट। देखिए अब रामाचंद्रन ने क्या किया कि इससे अलग अलग एरिया में, कि जैसे अगर हेलिक्स पे बताया कि जैसे यहां पे ज्यादातर, यहां देखिए आप इस सैडेड रीजन बना के बताया रामाचंद्रन ने, ये यहां सैडेड रीजन है, ये सैडेड रीजन बेसिकली बीटा सीट के लिए है। किसके लिए है? बीटा सीट, ठीक है। बीटा सीट में भी दो होता है, एंटी पैरेलल और पैरेलल। क्या होगा? एंटी पैरेलल और पैरेलल। एंटी पैरेलल अपर हाफ में यहां पे एंटी पैरेलल होगा, एपी जिससे देख रहे हैं, और यहां पे लोअर हाफ में ये पैरेलल होगा। ठीक है, ये वैल्यू ये इसी पॉइंट में कहीं भी अगर है, एपी का वैल्यू एंटी पैरेलल बीटा सीट का वैल्यू हम बता सकते हैं कि साई और फाई का वैल्यू क्या होगा। उन्होंने एक्चुअली कैलकुलेट करने का उनके पास ये बॉल एंड स्टिक मेथड से वो कैलकुलेट किए थे, बॉल एंड स्टिक मेथड से, और वो 1 सेंटीमीटर को 1 एंगस्ट्रॉम मान के मेजरमेंट किए थे और एक पैरामीटर रखे थे वैंडरवाल रेडियाई का। हमें पता है कि वैंडरवाल फोर्स एक तरह का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है। ये दरअसल जब वैंडरवाल रेडियाई दो एटम के बीच में 5 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाएगा तो वो वहां पे रिपल्सन होगा, माने स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो ये वैसे वैल्यू को कैलकुलेट करके ये बताए कि वैसा इस प्लॉट में आएगा, वैसे ये जो साई और फाई वैल्यू पॉइंट होंगे जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो हम लोग इसके अपर हाफ में देखते हैं कि ये एंटी पैरेलल पॉइंट है, ये नीचे पैरेलल है, और यहां पे हमारा ये जो रीजन है ये एक्चुअली ये हमारा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स रीजन है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स रीजन है, और ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये देखिए ये प्लस प्लस साइन है, मतलब कि इसमें जो साई का वैल्यू होगा, इसमें साई का वैल्यू कितना होगा? प्लस 47, और इसमें फाई का वैल्यू क्या होगा? प्लस 57। देखिए प्लस 47 और प्लस 57 ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का है। राइट हैंडेड हेलिक्स इस रीजन में है, राइट हैंडेड हेलिक्स का वैल्यू क्या होगा? राइट हैंडेड हेलिक्स का साई का वैल्यू क्या होगा? साई का वैल्यू -47, और फाई का वैल्यू क्या होगा? प्लस 57। देखिए ये आप देखिए, साई का वैल्यू -47 और फाई का वैल्यू प्लस 47, ये आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बीटा एंटी पैरेलल था यहां पे ये एंटी पैरेलल जो हमारा दिख रहा है, इसका भी वैल्यू उन्होंने बताया। जैसे देखिए ये जो साई का वैल्यू है इस रीजन में ये प्लस 135 है, ठीक है, और फाई का वैल्यू फॉर व्हाट? बीटा एंटी पैरेलल, और साई का वैल्यू 139 -139। ठीक है, उसी तरह से एंटी पैरेलल का क्या हुआ? ये एंटी पैरेलल है, और उसके बाद बीटा पैरेलल का वैल्यू, बीटा पैरेलल का 1 प्लस 133 साई का वैल्यू है, और फाई का वैल्यू है 111
9 -119 ये 5 का वैल्यू है। यही वैल्यू उन्होंने बताया कि अगर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है तो उसके अंदर जो भी साई एंगल होगा वो प्रोबेबल यही होगा। वो स्केल मेथड से कैलकुलेट करके हम लोग को बताए। इसीलिए हम लोग को इसके अंदर ये बात पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट का अगर वैल्यू आपको पता है कि इसमें प्लस आएगा, इसमें प्लस माइनस आएगा, इसमें प्लस प्लस आएगा, इसमें माइनस माइनस आएगा, और इसमें ये एक्चुअली एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड के लिए है। ये एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड के लिए है। लेकिन यही अगर कभी कभी CSIR में जैसे 2016 में डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड से पूछ दिया था कि ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहां है तो डी फॉर्म में क्या होगा, तो ये एक ट्रिक समझिए। डी फॉर्म, चूंकि डी फॉर्म और एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड अगर है तो एक दूसरे का इनहांसमर है, मतलब मिरर इमेज है। तो क्या होगा, अब जो ये यहां पे लेफ्ट हैंडेड था तो ये लेफ्ट हैंडेड अब आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसमें जो इसमें ये दोनों का वैल्यू प्लस प्लस था, अब यहां पे दोनों का वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगा इन केस ऑफ डी, ठीक है। इसमें देखिए ये अब कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो इसका वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो डार्कर रीजन था ये अलाउड रीजन है। डार्कर रीजन रामाचंद्रन ने इसको अलाउड रीजन नाम दिया, अलाउड रीजन। और ये रीजन, इस रीजन को उन्होंने फॉरबिडन रीजन बोला, फॉरबिडन रीजन, ठीक है। अब देखिए ये क्यों फॉरबिडन रीजन हुआ, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। नॉर्मली हम लोग सोच लेते थे कि -80 से 1 + 180 तक रोटेशन का एंगल फाई और साई का टॉर्सनल एंगल हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में टॉर्सनल एंगल कैलकुलेट करके रामाचंद्रन ने बताया कि हर एंगल पे, हर प्रोटीन में -182 + 80 संभव नहीं है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि हर अमाइनो एसिड में जो R बल्कि ग्रुप है उसके चलते स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा और वो एंगल एग्जिस्ट किसी भी प्रोटीन में नहीं होगा। इसीलिए ग्लाइसिन को अगर छोड़ दिया जाए तो ग्लाइसिन के पास किसी तरह का बल्कि R ग्रुप नहीं है, तो उसमें किसी तरह का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होने के चलते वो चारों क्वाड्रेंट में आपको मिल सकता है। वैसे ही प्रोलीन में जो रिंग है वो एक्चुअली प्रोलीन के साइड रिंग के चलते उसमें मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो वो दरअसल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा हिंड्रेंस किस एमिनो एसिड में होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो आपको याद रखना है प्रोलीन। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।